सभी को नमस्ते। कल हमने राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में भाषा ज्ञान का अभ्यास कर रहे थे। पूरा हमारा उसमें तुकबंदी शब्द, वचन, विलोम और विभक्तियों के लोप वाले शब्दों को जाना। आज हमको दोहा मात्रिक छंद है और कहते हैं कि इसके पहले और तीसरे चरण में ऐसे 13 मात्राएं होती है। अब वो क्या दूसरे और चौथे चरण में ये 13 मात्राएं क्या होती है, इसको हमें समझना है। तो देखिए, आपके पास जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ कि जहाँ बिना मात्रा के शब्द होते हैं उससे हमको एक गिनना है, यानी एक, वन। और जिसको यस लगाया जाता है वो है दो। जैसे माँ, म में म प्लस अ प्लस न, मान, ऐसे शब्द आते हैं। तो उसके लिए हमको आपको एक बात समझना है कि यहाँ पर दूसरे 4 चरण होते हैं उसमें। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं आती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इसको आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है। पहला और तीसरा चरण और दूसरा और चौथा चरण, इस तरह से आप इसकी मात्राएं आपको बताती हूँ। जैसे आपको एक शब्द दिया है या एक छंद दिया है, मान सरोवर सुबह जल हंसा केली कराई। अब देखिए, ये इसमें आपको बताया है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। अब यहाँ पर मान के लिए देखिए, माँ के ऊपर लगाइए आपको यस, यानी उसको काउंटिंग में लेना है 2। न स में 1 रो में यस, व और र में 1 अब जैसे सुभर, अब यहाँ पर भी आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर भी मात्रा है, लेकिन टीचर बता रहे कि इसे, लेकिन क्यों? क्योंकि ये छोटी मात्रा है। ऊ छोटी की मात्रा है, ऊ का छोटी एक है, तो उसको एक ही काउंट करते हैं। सुभर, फिर जल, फिर हंसा। हंसा में दोनों जगह 2 आया, ह और ऊपर डाट आया, इसीलिए वो उसमें भी 2 और यस और सा में भी 2। केली, अब के में एक ही, छोटे एक ही, कई आया तो बड़ी यस आता था, नहीं तो 1 आया। और ली, अब ली में क्या है कि उसको जोर से उच्चारण करते आते हैं, इसीलिए उसको यस लगाया गया है। नेक्स्ट, क रा ही। अब यहाँ पर देखिए, क में भी 1 और रा में भी यस के साथ और ही में वह। अब देखिए, इसको काउंट करिए, आपको पता चल जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब यहाँ पर बताया कि देखिए कैसे है। हाँ, इसमें आपको यह कामा जल, मान सरोवर सुभर जल में तक काउंट करिए। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये कामा तक आपको ये करना है। तो इस कामा के अनुसार आपकी किताब में आप देखिए पेज नंबर 42 में आपको ध्यान लगाना है कि जो पहले मैंने बताया आपको, मान सरोवर सुभर जल, तो इसमें 13 मात्रा है। पहले आपको तीसरे और पहले चरण में 13 मात्रा आती बोले। अब यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है इसका दूसरा चरण, तो इसमें 11 मात्रा आ गई। पहले में 13 और दूसरे में ऐसे 11 आ गई। उसी तरह से देखिए, अब आपको ये आइडिया आना है कि किसके ऊपर यस के साथ, यस का मतलब 2 काउंट करना और 1 बोल तो 1 काउंट करना। अब यहाँ पर मुक्ता फल, मुक्ता चुंगे, अब काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब देखिए मुक्ता 1 1, ता में यस, फल ल यस, ये हो गया आपकी मात्रा 6।
अब मुक्ता ये वन वन और ता में यस। चुगे, चुगे में वन और यहाँ पर डबल मात्रा आई इसलिए। तो कितनी हो गई? 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आपको बताया कि तीसरे चरण में 13 और पहले या दूसरे चरण में, तीसरे और चौथे चरण में कितनी आती है? 11 मात्रा आती है। अब यहाँ पर देखिए, अब उड़ई अनंत न जाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, या 11 मात्रा आई। तो ध्यान रखिए, आप किसको आप ये करेंगे। इसी के साथ आपको कुछ शब्द मैं जो दे रही हूँ आप उसमें टिक करना है कि लिखना भी है। नाथ संबोधन भजन निहारा, इसको नोट करना है। नाथ संबोधन भजन निहारा। अब इसको शब्दों को आपको वाक्य देना बताना है छंद के अलग, इसका मात्रिक छंद में इसमें कितनी मात्राएं होती है। ये क्वेश्चन अगर आया तो आपको बताना है। नाथ के ऊपर यस, थ में वन, संबोधन संबोधन व यस 1 1 1, फिर बाद में भंजन निहारा यस 1 1 यस यस। तो कितने? 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी समुद्र 2 3 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ पर ये 16 मात्रा दी है यहाँ पर। अच्छा, नीचे यहाँ पर आपको 16, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। ये 4 पंक्तियों का होता है। ऊपर वाले में आपको पहली जिसमें छंद आते हैं दो है में, और ये छंद में 4 पंक्तियों का है, इसीलिए इसमें 16 मात्राएं होती है। तो 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16। अब ऐसे ही यहाँ पर होई केई एक दास तुम्हारा। अब यहाँ पर होई 2 है, फिर यहाँ यही 1 1 केई, यहाँ पर केई केई यहाँ पर 1 आना था। यहाँ पर आपके वर्क बुक में शायद 101 में देखिए, आपको ध्यान रहेगा उसमें गलत दिया गया था। असल में वहाँ 1 1 ही आता है। और दास, दास में यस और 1, और तुम्हारा में तू और यस यस। तो देखिए 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गए। यहाँ आपका प्रिंट मिस्टेक था, आप इसको सुधार लीजिए और इसको समझिए। तो आपको इस 2 छंद के द्वारा ये क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा। कोई पंक्ति देंगे और इसके अंदर ये कितनी मात्राएं हो सकती है, या उसको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो आपको ऑप्शन में देते हैं क्वेश्चन 13 14 15 16, तो आपको आंसर लिखना है 13। और अगर चौपाई की 4 पंक्तियों में पूछे, चौपाई की 4 पंक्तियां हैं, 2 है कि 2 पंक्तियां हैं, तो आपको 13, कौन सी में 13 है? पहली और तीसरी में 13 है, और दूसरी और चौथी में 11 है। लेकिन चौपाई में आपको 16 मात्रा होती है। इस तरह से आपको ये आंसर, वहाँ आपको ऑप्शन भी रहता है, बस समझकर आपको ध्यान से लिखना है। तो इस तरह से आप अपना इस लेसन के द्वारा माध्यम से आपने राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद लिखित तुलसीदास के कवि के माध्यम से आपने समझा। और ये आप सार निकाल सकते हैं कि सभी चीज़ अपनी अपनी जगह पर, सभी लोग सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। किसी में भी, क्योंकि परशुराम का गुस्सा उचित था, राम की अनुविनयता कोमलता स्वभाव से ही है, और लक्ष्मण का क्रोधित होना ये भी वाजिब है, क्योंकि भाई के प्रति वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, और उनको लगा कि इसमें कोई कहीं पर भी मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। और जो साहसी होता है, वीर होता है, अपनी गलती को बराबर मानता है, लेकिन जब गलती नहीं है तो उसको स्वीकार करने के लिए भी वो तैयार नहीं होता है। तो देखिए, इस तरह से आपका ये पाठ, अब इसमें आपको परियोजना कार्य के थ्रू या
थोड़ा सा कहना, तुलसीदास राम के अन्य भक्त थे। राम भक्त कवि होते हुए भी उन्होंने कई नीति दोहों का सृजन किया। इनकी नीति दोहे में अपने मनपसंद 5 नीति दोहे का संग्रह कर भाव और दोहा छंद की जानकारी सहित कक्षा में प्रदर्शन कीजिए। अगर हो सके ये परियोजना कार्य हमारा हम लोग अन्य कवियों के माध्यम से भी आपको मैं कराऊंगी, इसलिए इस पार्ट को आप छोड़ दें। तो इस तरह से आपका लेसन पेज नंबर 42 में पूरा एक्सरसाइज के साथ और आपका पार्ट 6 तक आपके पास लेसन खत्म हो गए। और जो बताए गए कार्य को आप ज़रूर करो। और ये लिख लीजिए आप लोग कि ये दोहा मांत्रिक छंद में पहले में 13 और दूसरे में, पहले में और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 रहते। और वो एग्जाम्पल आप यहाँ पर करके बता देना कि ये है पहला और ये दूसरा। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, ये है पहला और ये है चौथा, यानी यहाँ पर दूसरे और चौथे में। तो यहाँ पर बताया गया कि ये दूसरा है और चौथा ये है। यहाँ 4 है, 1 2 3 4। तो इसमें ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है चरण में, और दोहे चौपाई में पूरे एक एक लाइन में आपको कितनी होंगी? 16 होंगी। इस तरह से आपने इसका अध्ययन किया और ये पाठ आपको। अब देखिए, हमको हमारे उपवाचक पाठ्य पुस्तिका में पेज नंबर 43 में उपवाचक को मैंने पहले भी आपको बताया था कि उपवाचक के क्वेश्चन भी आएंगे। बस इसमें कोई व्याकरण संबंधी कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। इसमें आपको रहेंगे कि आपके 2 क्वेश्चन, उसमें से उपवाचक में 2 लेसन में से 2 क्वेश्चन देते हैं और एक कोई लिखना आता है। और दूसरा आपका इसमें आपको एक पैराग्राफ देंगे उपवाचक में से, आप अनुच्छेद देंगे। उस अनुच्छेद को देकर या तो आपके प्रश्न के अनुसार जो आपको दी गई सुविधा कि कभी क्वेश्चन बनाने के लिए भी कहते हैं, कभी क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर भी लिखने के लिए बोलते हैं। बस उपवाचक में आपका यही 2 रहता है। बाकी इसमें और कोई चीज़ ग्रामर, भाषा ज्ञान, ये सब का नहीं रहता है। तो देखिए, प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बड़ी रोचक। बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति कर्तव्य क्या है, और छोटे भाई ने भी किस प्रकार से बड़े भाई का मान सम्मान रखा। गुस्सा जब आता था तब मनी मन बहुत कुड़कुड़ाता था, बड़बड़ाता था कि आज मैं भैया को ऐसा बोलूँगा, लेकिन जब समय आ जाता तो वह उसकी बोलती बंद हो जाती, या भाई को देखकर उसके मुंह से उसको लगता कि जहाँ तक हो भाई मेरे, मुझे डांटते तो उसमें उचित है। क्रोध तो आता था, लेकिन फिर क्रोध को भी वापस अपने कर्तव्यों को समझकर वो छोड़ देता था। तो बड़ी अच्छी कहानी 2 भाइयों के प्रति, छोटे भाई के प्रति भाई ने, बड़े भाई ने कैसा अपना अधिकार जमाया और उसके ऊपर कैसे उसको ठीक पढ़ाई में ठीक करना है, ये अपना उत्तरदायित्व समझा। इसको बड़े ही सुंदर ढंग से लेखक प्रेमचंद, कहानीकार प्रेमचंद ने इस कविता के माध्यम से हमें, इस पाठ के माध्यम से हमें समझाया है। देखिए, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। मेरे बड़े भाई से मैंने कौन बोल रहा है? छोटा भाई। कि मेरे बड़े भाई मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन क्लास में सिर्फ 3 दर्जे आगे हैं। बड़े तो और ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन वो 3 ही क्लास मेरे से आगे है। 3 दर्जे यानी 3 क्लास आगे है। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के सामने वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। तालीम शब्द उर्दू शब्द है। कभी ये क्वेश्चन भी आता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में।
ये शब्द कौन सी भाषा का हो सकता है? अंग्रेजी है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है? तब आपको बताना है कि ये शब्द उर्दू शब्द है। इसका आपको अभी पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, उन्होंने शुरू किया तालीम जैसे महत्व को। उसने सोचा कि जब जिस साल में मैं पढ़ाई में प्रवेश किया उसी साल से भैया भी करें। फिर भैया मेरे से 3 साल ही आगे क्यों? उम्र में 5 साल बड़े हैं और क्लास में 3 साल ही आगे कैसे है? तो देखिए, भैया ने कभी पढ़ाई को बहुत मतलब उसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं की। उन्होंने सोचा कि तालीम यानी शिक्षा को बिल्कुल धीरे धीरे ग्रहण करना चाहिए। बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहिए। वो सोचते फाउंडेशन, बुनियाद यानी फाउंडेशन। हिंदी में इसका नींव है नींव अर्थ, बुनियाद नींव, जिसको आप इंग्लिश में फाउंडेशन कहते हैं। कि हमारा बेसिक अगर पक्का हो जाए तो फिर हम आगे चलेंगे। तो यही बात सोचते थे बड़े भाई साहब कि अपनी पढ़ाई का मजबूत बुनियाद खूब मजबूत करना। वो ऐसे नहीं कि बस फटाफट क्लास वाइज चलते जाओ। जब तक पूरी तरह से उनको समझ में न आया तो वे उसके आगे चलने को तैयार नहीं होते थे। जिस पर आलिशान महल बन सके, क्योंकि ये बात कही है यहाँ पर, बड़े ही सुंदर रोचक वाक्य है कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो हमारा घर किसके ऊपर डिपेंड होता है? मालूम आपको? पिल्लर पर, फाउंडेशन पर। अगर हमारे पिल्लर मजबूत है तो कितनी बड़ी मंजिल क्यों न हो उसको कोई डिगा नहीं सकता है। उसी तरह से लेखक प्रेमचंद ने कहा इस कहानी के माध्यम से कि हमारी बुनियाद, हमारा फाउंडेशन मजबूत बनना चाहिए ताकि वो कभी डगमगा न जा सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बनेगा? जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि बुनियाद ही पुख्ता न हो, बुनियाद ही अगर मजबूत न हो, बेसिक ही अगर आपका बराबर न हो तो आगे आपको पढ़ने में बहुत कुछ दिक्कत उठानी पड़ी। कहते हैं कि बच्चों को शुरुआत में अच्छी बात और उसको ग्रहण करने की शक्ति और बहुत गहराई तक उसको करा दो तो वो आखिरी दम तक उसको कभी उस रास्ते से नहीं हट सकता है। लेकिन पहले कैसे धक्का मार गाड़ी चला तो एक दिन वो गाड़ी पटरी के नीचे आ ही जाएंगी। इसीलिए आप लोग भी देखते हो कि जब तक आप गाड़ी चलाना सीखते हो, कार चलाना सीखते हो, तो आपको वो लाइसेंस कब देते हैं दुकानदार? जब तक अगर आपका पक्का न हो जाए तो आपको लाइसेंस नहीं देते। तो उसी तरह से कभी कभी 3 साल भी लगते। बुनियाद को पुख्ता न हो तो मकान कैसा अच्छा बनेगा? अगर कार चलाने वाला होशियार न हो, पूरे कानून कायदे को न समझा हो तो उसका कार चलाना कोई फायदे का नहीं होगा। तो मकान में पिल्लर अगर अच्छे मजबूत न हो तो वो मकान कभी भी जवाब दे सकता है। क्योंकि हमारा पूरा मकान तो बहुत बड़ा है लेकिन मकान डिपेंड किसके ऊपर है? उस पिल्लर पर। तो हमारी पढ़ाई भी किसके ऊपर डिपेंड है? शुरुआत की बेसिक। जब बेसिक ही हमको पता नहीं है तो हम आगे क्या करेंगे? तो इस तरह से फर्स्ट अनुच्छेद में आपने दोनों भाइयों के बारे में कि बड़ा भाई कैसा था, कौन से क्लास में पढ़ता था, क्या आपने मायना रखता था, और छोटा भाई क्या था। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। कितना फ़र्क आया दोनों में? 5 साल का। वो मेरे से 5 साल बड़े थे और मैं था 9 साल का। 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी, उनके हुक्मों को कानून समझूं। बस मेरी पूरी जिम्मेदारी पढ़ाई की, अन्य कोई भी, बस उनकी निगरानी। उन्होंने ये जिम्मा ले लिया, उत्तरदायित्व ले लिया कि इसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान मैं रखूँगा और उसको पूरी तरह से वो उसको निभाते थे। जन्म सिद्ध अधिकार था और शालीनता, और मुझ में यही था कि मैं भी इसी में इनकी हुक्मों को, मैं और किसी की बात मानूँ न मानूँ, इनके आदेश को, इनके हुक्म को
मैं ज़रूर, जैसे कानून के रूल को हम तोड़ नहीं सकते, तोड़े तो हमारे ऊपर फाइन लग जाता है। गाड़ी चलाते हैं, सिग्नल को हमने देखा नहीं और तोड़ के चले आगे, हेलमेट लगाया नहीं तो हमारे ऊपर फाइन हो जाता है। तो मैं भी यही सोचा था कि इसी में था, हुक्म को मैं कानून समझ के चलूँ। मैं भी बहुत उनकी आज्ञा का पालन करता था। इस तरह से हमने देखा कि बड़े भाई ने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया और छोटा भाई उस बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए सतत तैयार था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। स्वभाव का अर्थ है आदत, और जो हमेशा पढ़ने में रत रहते थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हांसियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन इंसान का दिमाग थोड़ा तो ये होता था, तो अपने दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए थोड़ी देर के लिए वो पढ़ाई को बंद करके अपने कापियों पर कुछ चित्र बनाते रहते थे। इसमें भी क्या हो जाता, हमारा थोड़ा मनोरंजन हो जाता था। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते शेर की। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। कभी कभी तो एक एक शब्द को 10 बार 20 बार आपको देते हैं। देखिए बच्चों को, छोटे बच्चों को, अब आपको तो फिर भी देते, क्योंकि बच्चे को बोलते हैं कि एक वर्ड्स 5 टाइम्स लिख के लाना, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता पता आपको, कि वो शब्द कैसा लिखा जाता है वो सब उनके माइंड में बैठ जाता है। ये जो 5 बार लिखाने का, जो 5 बार 10 बार 20 बार भी लिखाते हैं कोई टीचर, अगर नहीं आए तो इससे आपका क्या होता है कि वो आपके जहन में, आपके मन में उतर जाता है। कभी कभी तो ये भी ऐसे ही करते, कभी चित्र नहीं तो कभी शेर का चित्र, कभी कुछ चित्र। अब कभी कभी तो कोई शब्दों को 10 बार 20 बार लिखते, और कभी ऐसी रचना करते कोई शब्द का जिसका कोई हमारे साथ उसका कोई मेल नहीं है, लेकिन वो शब्द लिखते रहते थे। मसलन एक बार उनकी कापी पर मैंने यह इबारत देखी स्पेशल, अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। पता नहीं क्या लिखेगी, क्या लिखते स्पेशल, अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। अब 1 घंटे तक उस आदमी का चेहरा बनाते रहते, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। और मैं तो इस पहेली को, इस उलझन को समझ ही नहीं सकता कि इसने क्यों लिखा, क्या लिखा, इसका इसके साथ क्या तालमेल है। लेकिन असफल रहा। असफल का अपोजिट बताई थी मैं, सफल। उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात। देखिए यहाँ पर छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति कितना मान था। वो भले पीठ पीछे कुछ बोल दे, लेकिन सामने अपने भाई का इतना मान करते थे कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ये पूछने की उस छोटे भाई में हिम्मत नहीं थी। हिम्मत थी तो भी वो कहते कि नहीं, मैं छोटा हूँ और बड़े को हमें पूछने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं उनको रचनाओं को छोटा और उसकी उनके बारे में पूछना, मतलब मेरे लिए छोटे मुँह बड़ी बात, ये मुहावरा है। मैं कितना छोटा हूँ, 5 साल उनसे वो बड़े हैं, वो इतने समझदार हैं, और उनसे मैं क्या क्वेश्चन करूँ। ये मेरा शोभादायक बात नहीं है, इसीलिए वो बात नहीं करते थे। और मैं वो मुहावरा यहाँ पर हुआ कि छोटा मुँह बड़ी बात। मैं उनसे कितना भी हूँ तो छोटा हूँ, वो बड़े हैं, मुझे उनको मान सम्मान देना है, और मुझे ये बात पूछने का अधिकार, यानी अपने कर्तव्यों को छोटा भाई भी बराबर जानता था। इस बात को दोनों भी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से, कि बड़े भाई ने अपना कर्तव्य निभाया, छोटे भाई ने भी अपना बड़े भाई के प्रति अपना कर्तव्य को संभाला। अब देखिए, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। जी का अर्थ है यहाँ पर मन। जी का अर्थ है मन। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर
मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता। कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। देखिए अब मेरी हरकतें। मेरे लिए भैया किताब दे के जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन 1 घंटा भी पढ़ना मेरे लिए पहाड़ पर चढ़ने के बराबर था। यानी पढ़ने में इनका मन है, क्योंकि छोटा ही था। नेचुरली है कि बच्चे को खेल में ज़्यादा मन हो जाता है। तो इसी कारण से मैं जैसा ही मौका मिला, भैया किताब दे के गए, कुछ देर के अंदर मैं हॉस्टल से, यानी इसका पता हो गया कि वो दोनों भाई कहाँ रह रहे थे, हॉस्टल में रहकर। हॉस्टल को हिंदी में कहते हैं छात्रावास, वहाँ रह के पढ़ते थे। तो जैसा ही मुझे मौका मिला मैं निकला, भाई उधर तो मैं इधर। कंकरिया पत्थर फेंकना, कहीं पर मारना, कागज़ की तितलियाँ उड़ाना। कोई साथी मिल गया तो फिर तो पूछो, 1 से 2 हो गए तो फिर तो चार दीवारी, चारों ओर से बॉर्डर थी हमारे हॉस्टल की, तो उसके ऊपर हम लोग चढ़ते थे। चढ़कर नीचे कूदना उतरना, बस यही मस्ती होती थी। कभी फाटक पर सवार, उससे आगे पीछे जाए। फाटक बच्चे का एक बहुत शौक रहता है। लोहे की जो फाटक होती है उसके ऊपर चढ़ जाते, फिर उसको गाड़ी के वैसा चलाते रहते, आगे पीछे आगे। ये उनका मनोरंजन होता था। तो ये लोग भी वही करते थे। कभी पिछले चलाते मोटर कार का आनंद उठा रहे, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। ये प्राण सूख जाते, ये भी मुहावरा है। प्राण सूख जाते यानी जहाँ के वहाँ सांस रुक जाती थी। बस खेल के अब कमरे में आए तो कौन बैठे हुए हैं, भाई साहब। अब भाई साहब को देखते ही मेरी तो क्या हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, बोलना भी नहीं मुँह निकलता, कुछ नहीं, ऐसी हालत होती। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। ए चोरी पकड़ी। भैया सोचते होंगे कि मैं कमरे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब वो सामने बैठे और मैं बाहर से आ रहा हूँ। उन्होंने पूछा कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, रोज़ का ही। जब वो आ जाते मेरे कमरे में, मैं नहीं पढ़ता और आता हूँ तो पूछते कहाँ थे, कहाँ गए। जरा बाहर खेल रहा था, मेरा मौन कह देता था मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा कोई इलाज नहीं था। स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करते, बस देखते समझ जाता, हाँ बस खेलने को गया। लेकिन डांटते नहीं थे, उसमें डांटते भी थे और प्यार भी करते थे। स्नेह और रोष दोनों शब्दों से मेरा सत्कार करते, समझाते मुझे, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते मुझे वो समझाते थे कि तुम्हें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। यानी कभी डांटते भी थे, पर इतनी मीठी मृदु आवाज़ में कि उसमें मुझे लगता कि ये सत्कार भी कर रहे हैं, और मुझे ऐसा एहसास होता कि भाई साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ न आएगा, एक हर्फ यानी एक शब्द भी नहीं आएगा। इस तरह खेल में मन लगाओगे तो कैसे, ये अंग्रेजी बहुत कठिन है, इसको पढ़ना बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन तुम ऐसे तरह से अगर पढ़ोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, ये हंसी खेल भी मुहावरा है, यानी मजाक नहीं है। तुम इसको इतना इजी ले रहे हो। अगर तुमको कुछ बनना है और मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुमको मैं ऐसा छोड़ दिया तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे। इसीलिए इसको मजाक मत समझो, हंसी खेल मत समझो। चाहे पढ़ ले, नहीं एरा गेरा नत्थु खेरा सभी, इसको ऐसे वैसे लोग नहीं पढ़ सकते। इसके लिए तो बहुत मन लगाना पड़ेगा। सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते, इससे सब लोग पढ़ने लगते इसको, तो यहाँ पर सभी पंडित ही पंडित रहते। पर ये विषय बहुत मुश्किल है। ये बात बड़े भाई ने छोटे भाई से कही। यह रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, ये भी आंखें फोड़नी पड़ती है, रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, ये भी मुहावरा है। यानी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं जाकर ये विषय आता है। और खून जलाना पड़ता है, ये भी खून जलाना पड़ता है, यानी ये भी बहुत मेहनत करना ही है, तब कहीं जाकर हम अंग्रेजी के बाबू बन सकते हैं। ये अंग्रेजी भाषा तुम सोचो इतनी सरल नहीं है। तब कहीं ये विद्या आती है, और आती क्या, हाँ कहने को तो आ जाती है,
बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोलते, फिर भी एक बार काम चलवा देती है। लेकिन याद रखो, प्रेमचंद ने ये भी कहा कि अंग्रेजी भाषा ऐसी है कि जिसमें थोड़ा बहुत कुछ गलतियाँ भी हो जाती है तो कोई नज़र नहीं करते। हिंदी की भाषा हमारी देवनागरी की, जिसमें जो लिखा जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, पर अंग्रेजी में बोलते एक और लिखते एक है। तो इसीलिए ज़रा तुम ध्यान रखिए। बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ तुम कितने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हो। घोगा यानी बेवकूफ़। यहाँ पर घोगा शब्द का अर्थ बताया, तुम कितने बुद्धू हो। मुझे देखो, मुझे देखकर तो सबक लो। सबक यानी शिक्षा। तुमको सोचना चाहिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, और वह तुम अपनी आंखों से देखते ही हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर। तुम मुझे देखते हो, मैं एक क्षण भी, एक पल भी समय को व्यर्थ नहीं करता हूँ। दिन भर पढ़ता रहता हूँ। तो देखिए, अगर तुम इसको नहीं देखेंगे मेरे कार्य को, तो ये तुम्हारी आंखें का फर्क या फिर तुम्हारी बुद्धि का कसूर। अगर तुमको भी कुछ बनना है तो तुम मेरे को देखकर अपना काम चालू करो। पर ये बातें बोलते हैं, बातें कड़वी है, लेकिन उसके अंदर स्नेह भी है। तो उस समय उसको लगता कि हाँ, छोटे भाई को लगता कि मैं क्या हूँ, गलत हूँ। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा जाते हुए? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, क्योंकि मुझे क्या करना है, अभी पढ़ना है। न तो मुझे मेले में जाना है, न खेल तमाशा देखना है, न मुझे कोई हॉकी मैच में देखना है, क्योंकि ये सब तो मैं बाद में भी कर लूँगा। मुझे तो अभी सिर्फ क्या है, सिर्फ पढ़ना है। और तुम्हें भी यही बात मैं बता रहा हूँ, फिर भी तुम कैसे हो। देखो, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ रहा रहता हूँ। देखो मेरी हालत, इतना पढ़ता हूँ रात और दिन, तो भी मैं एक क्लास के अंदर 2-2 साल 3-3 साल रहता हूँ। तो तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम कितने साल रहोगे, ये सोचो। मुझे तुम्हारे को मेरे वैसा नहीं बनाना, और मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मेरी ये स्थिति बनी हुई है। तुम कैसे आज खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे, बताओ। बोलो, क्वेश्चन करा कि मैं रात और दिन पढ़ने वाला भी एक क्लास के अंदर मैं 2-2 साल या 3-3 साल बिता रहता हूँ, यानी पास होने का नाम ही नहीं है। तो तुम खाली खेल खेल में अपना समय बिताते हो, तो तुम कैसे पास होंगे? इम्पॉसिबल, असंभव। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहते सकते रहोगे। कोई बात नहीं, मैं 2 या 3 साल में तो निकल जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी इस कंडीशन से तुम शायद ज़िंदगी भर ऐसे ही एक ही जगह में पड़े रहोगे, सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है, उम्र गंवानी यानी उम्र खोना है, एज को ख़त्म करना है, तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। नहीं पढ़ना है, छोड़ दो।